हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर और इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इक्वेशन क्या चीज़ होती है, उसके बाद हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज। तो पहले मैं बता देता हूँ इक्वेशन क्या चीज़ होती है। इक्वेशन होती है समथिंग इज LHS इज इक्वल्स टू समथिंग इज RHS, यानी इक्वल के अंदर अगर कोई चीज़ होती है, दो चीज़ें यानी दो साइड्स इक्वल में हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला x इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन है। मैंने बोला 2x + y इक्वल्स टू 3, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन का तो हमें मालूम चल गया कि इक्वेशन समथिंग इज LHS इज इक्वल टू समथिंग इज RHS। अब उसके बाद बात करते हैं हम लीनियर क्या चीज़ होती है। लीनियर अगर हम ग्राफ के नज़रिए से देखें तो वह लाइनिंग्स या वह इक्वेशन जो हमें ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन या एक सीधी लाइन रिप्रेजेंट करते हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। लेकिन हम इक्वेशन को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि या नहीं है। देखो, जिसकी डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था डिग्री निकालना, अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन ही होगी। जैसे इसके अंदर भी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन हम पता लगा चुके हैं। अब टू वेरिएबल्स मतलब हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे इसके अंदर दो वेरिएबल है तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो कि हम 6, 7, 8, 9, 10 बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आइए मैं फिर भी बता देता हूँ आपको एक बार वापस। तो आप लोग देखें कि ग्राफ के अंदर 4th क्वाड्रेंट होते हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। ये वाला जो एक्सिस होता है, जो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, ये बिल्कुल लेटी लाइन होती है अगर आपके बेसिक उसमें बोलें तो और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों ही लाइन, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो वो पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, यानी कि मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु क्या कहलाता है? ये मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ये बहुत बार हमसे क्वेश्चन एग्जाम में किया गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अभी जो हॉरिजेंटल लाइन है, लेटी हुई है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जो इस साइड होती है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आते हैं और वो हमारा x एक्सिस के पॉजिटिव कहलाते हैं। और इंटरसेक्टिंग के इस साइड वाले जो होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि x एक्सिस का नेगेटिव नंबर यानी माइनस वाले नंबर होते हैं। ये y एक्सिस होते हैं और ये y डैश होता है, यानी इस वाले के अंदर पॉजिटिव आते हैं और इस वाले के अंदर नेगेटिव आते हैं। तो अगर अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट की। देखो, कोऑर्डिनेट जब ही होगा जब हम उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और बीच में कोमा लगाएंगे। अगर हम उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं या फिर कोमा नहीं लगाते हैं तो वो कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, इसलिए ब्रैकेट में और कोमा लगाना जरूरी है। ठीक है, यानी मैंने क्या बोला, और हमेशा जो फर्स्ट नंबर होगा वो x एक्सिस का होगा और जो सेकंड होगा वो y एक्सिस का होगा। हमेशा, ऐसा नहीं इसी केस के अंदर, हमेशा कोई सी भी क्लास में चल जाना, फर्स्ट नंबर जो होगा वो x एक्सिस का होगा और सेकंड नंबर जो होगा कोमा के बाद वो y एक्सिस का होगा। इसलिए अब देखो, अब इसकी बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो x एक्सिस का पहले लिखते हैं हम। तो x एक्सिस काय का आ रहा है? नेगेटिव का, और ये काय का है? प्लस का। यानी एक अगर x एक्सिस माइनस का और y एक्सिस प्लस का हो तो वो इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट किया जाता है। इसी तरीके से ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों ही क्या होंगे इसके अंदर? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होंगे। इसी तरीके से ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये प्लस और ये माइनस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ प्लस का होता है और कहाँ माइनस का होता है। आइए, अगर अब मैं कहता हूँ कि नंबर्स को प्लॉट करो, क्योंकि नंबर को प्लॉटिंग करना बहुत अधिकतर
स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं या यहाँ पर गलती कर देते हैं नंबर प्लॉट करने के अंदर। तो आप सबसे पहले नंबर प्लॉटिंग करना सीख ले कि नंबर कैसे प्लॉट होता है। सपोज करो अगर तुम्हें कुछ नंबर्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और क्वेश्चन आता है कि प्लॉटिंग द नंबर, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, ये छोटी क्लास का है। अगर कहते हैं नंबर प्लॉट करो, जैसे सपोज करो मैंने बोला 2, -3, 4, 4, माइनस का 3, 4, 5, माइनस का 5, माइनस का 2, ये 4 नंबर प्लॉट करने के लिए हमें कहता है। तो हमें नंबर प्लॉट करना आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, ग्राफ बनाया। ये क्या आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर एक्स एक्सिस प्लस का होता है हमेशा और इधर एक्स एक्सिस माइनस का होगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। बहुत लंबे तक इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमारे नंबर्स हों वहाँ तक हम इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 6 तक लिया है तो आप हर ग्राफ में 6 तक ही लेंगे, मैंने यहाँ तक -4 लिया है तो हम हर ग्राफ में -4 ही लेंगे, नहीं। आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको ये ग्राफ आगे बढ़ा लेना। अब बात करते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4। अब आइए पहले वाला देखते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में आता है, प्लस और माइनस। आई थिंक मेरे हिसाब से एक्स एक्सिस प्लस का और वाई एक्सिस माइनस का, एक्स एक्सिस प्लस का और वाई एक्सिस माइनस का, वो आता है 4th क्वाड्रेंट में, यानी इस जगह वो पॉइंट आएगा। तो एक्स एक्सिस कितना है 2, तो पहले एक्स की तरफ गए ये 2, फिर y पे कितना है -3, तो ये y पर -3। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसा लगाएंगे कि अगर इसके यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन इसके यहाँ पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं, तो हमारा पॉइंट ये आएगा 2 - 3। आइए अब सेकेंड क्वाड्रेंट 4, 4, यानी x भी प्लस का और y भी प्लस का, जो कि किस क्वाड्रेंट में, इधर। तो इधर ही देखो x पर 4 ये रहा और y पर 4 ये रहा। तो अब इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों कहाँ कट हो रहे, इस जगह। तो हम 10th क्लास में हम ये लाइन पैरेलल वाली शो नहीं करेंगे, हम केवल क्या शो करेंगे, ये वाला पॉइंट शो करेंगे, यानी 4, 4। अब बात करते हैं माइनस का 3, x पर -3 और y पर प्लस का 4, तो -3 और y का 4, तो ये आएगा इस जगह, यानी -3, 4। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस का 5, माइनस का 2, यानी x पर भी माइनस का 5 और y पर भी माइनस का 2, तो ये दोनों इस जगह आएगा। तो ये आया माइनस का 5, माइनस का 2। ये तो बात हो गई हमारी बहुत ही सिंपल। अब कहीं कहीं स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो आपकी क्लास के अंदर होते हैं, वो गलती कहाँ करते हैं, अगर ये इस तरीके से आ जाएगा 3, 0 या फिर आ जाता है 0, 5, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो x पर कितना है 3, x पर 3 जाओ ये रहा, y पर 0, तो ये रहा 0 तो एक ही है, तो x पर 3 और y पर 0 ये इस जगह आएगा। और अगर ये होता है कि x पर 0 और y पर 5, तो x पर 0 और y पर 5 ये रहा। इसी तरीके से अगर पॉइंट आ जाता माइनस का 5, 0, तो x पर -5 वो इस जगह आ जाएगा और y पर 0 ही। अगर ये आ जाता 0, -5, तो x पर 0 और y पर -5 ये इधर आ जाता। तो आई होप आपको प्लॉटिंग करना आया होगा। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th क्लास लेवल के अंदर। अब हम आते हैं कि 10th क्लास का लेवल क्या कहता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन तो हम ले लेंगे, लेकिन कितनी लीनियर इक्वेशन लेते हैं, 2। सपोज करो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्या बोला मैंने, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म यही होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन ये तो दोनों सेम शो हो रही है ax, तो इसको कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने ये x1 ये x2
ये y1 ये y2, ये c1 ये c2, ये जनरल फॉर्म लिख ली। अब हम ग्राफ को मतलब बनाने से पहले हम पता लगा सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या लाइन पैरेलल होगी या फिर लाइन कोइंसाइड्स होगी। तो देखो लाइन पैरेलल कब होती है और लाइन इंटरसेक्टिंग कब होती है और लाइंस कोइंसाइड कब होती है। आइए हम इसका पता लगाते हैं। हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने गलती कर दी, ये a1 ये a2, ये b1 ये b2, ये c1 ये c2। तो जैसे हमने क्या करा, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला, यानी इसका x का कोफिशिएंट लिया और इसका x का कोफिशिएंट लिया, इन दोनों का रेशियो निकाला। फिर हमने y का कोफिशिएंट लिया, फिर y का कोफिशिएंट निकाला। अगर दोनों ही कोएफिशिएंट इक्वल नहीं आए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, देन हम कह सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस तो इंटरसेक्टिंग होगी। अब जब कभी भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जैसे इंटरसेक्ट करी तो एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। क्या देगी? एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। और अगर अब हम बोलते हैं कि अगर मैंने a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला, फिर मैंने b1 अपॉन b2 का रेशियो निकाला, फिर मैंने c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाला। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2, देन लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब लाइंस पैरेलल होगी। अब देखो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगी। क्या देगी? यूनिक सॉल्यूशन देगी। और जब लाइंस पैरेलल होगी तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, कहीं एक दूसरे से जाके मिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैंने a1 अपॉन a2 निकाला, मैंने b1 अपॉन b2 निकाला और फिर c1 अपॉन c2 निकाला और तीनों ही आपस में इक्वल आ गए, तो लाइंस जो होगी वो कोइंसाइड्स होगी। लाइंस आर कोइंसाइड्स। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को ढकेगी। पहली इक्वेशन की लाइन बनेगी जो, वो दूसरी इक्वेशन से बनने वाली लाइन को क्या करेगी? ढकेगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी केवल एक ही हल हो जिसका कोई दूसरा हल ना हो। पैरेलल का मतलब होता है समांतर रेखाएं, और नो सॉल्यूशन का मतलब कोई हल नहीं। और कोइंसाइड्स का मतलब होता है संगत, और इसके अंदर क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, अनेक हल, अनेक हल। ठीक है, तो आप लोग इन तीनों कंडीशंस को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी भी किसी भी तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें और इसको कोइंसिडेंट लिख लो। कोइंसिडेंट यानी संगत भुजाएं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा तीनों ही कंडीशन जो मैंने समझाई है। ठीक है, और नंबर प्लॉटिंग करना मैं बता चुका हूं। अब ग्राफ कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आता हूं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, अच्छी तरीके से याद करें और इसको ध्यान में रखें, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे सको। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। देखो, पहले एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले मैं आपको आपका होमवर्क बता देता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज 4 की जो मिसलेनियस है और जो एक्सरसाइज 4.1 है, ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लें पहले ही। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका भी तो होमवर्क है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क है। उसके बाद के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको।
तो मैंने कौन कौन से बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका अभी तक होमवर्क है। उसके बाद के क्वेश्चन अगर और जो करवाने होंगे मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन और आपको होमवर्क में लगाने हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब बात आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस किस के अंदर होंगे और किसके अंदर नहीं होंगे। तो देखो कंसिस्टेंट जो होते हैं वो दो कंडीशन के अंदर होते हैं कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन निकलता है, यानी एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों ही केस के अंदर वो कंसिस्टेंट होते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है उस केस में ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। जो अब इससे पहले हमने टेबल बनाई उसके अंदर लिख लेना कि जहाँ सॉल्यूशन निकलेंगे वो कंसिस्टेंट होगा और जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या की, हमें बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। सेकेंड 3x माइनस y इक्वल्स टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, फोर्थ 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, आइए अब हम ये कह रहा है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशो निकालकर आप कंपेयर करके ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कौन कौन से कंसिस्टेंट है और कौन कौन से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। देखो हमने जो जनरल फॉर्म लिखी थी वो क्या थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इक्वल में 0 था, लेकिन इधर इक्वल में 0 ना होकर इक्वल में हिट है। तो ध्यान रखें, या तो दोनों ही कांस्टेंट टर्म इक्वल के इस साइड हो या फिर दोनों ही इस साइड हो। ऐसा ना हो कि एक इधर हो और एक इधर हो, तो फिर गलत होगा। या तो दोनों ही इस साइड हो या फिर दोनों ही इस साइड हो, फिर हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं A1 फिर A2, B1 B2, C1 और C2 की वैल्यू बताता हूँ। A1 की वैल्यू इधर से क्या है 2, इधर से B1 की वैल्यू क्या है। अब पता करें A1x प्लस B1y। देखो क्या बोला, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। हमारे जनरल फॉर्म के अंदर हर तरफ प्लस आ रहा है और इधर हमारे माइनस आ रहा है, तो हमें माइनस कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे प्लस है, जबकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे माइनस दे रखा है। तो B1 क्या है, y का कोएफिशिएंट यानी y का गुणांक है। तो y का गुणांक क्या है, माइनस का 3, और C1 इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से C2 इक्वल्स टू 9, B2 इक्वल्स टू माइनस का 6 और A2 इज इक्वल टू 4। आइए अब देखते हैं A1/A2 का रेशो कितना निकला 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 का रेशो क्या निकला माइनस का 3/माइनस का 6, माइनस से माइनस कट यानी 1/2। C1/C2 का रेशो क्या निकला 8/9। मैंने देखा बिकॉज A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट इक्वल्स टू नॉट C1/C2, देयरफॉर ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या होगा, असंगत होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, असंगत होगा। इसी तरीके से हम इसको भी डायरेक्ट, अब मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। A1/A2 का रेशो क्या निकलेगा 3/6 यानी 1/2। B1/B2 का रेशो क्या निकलेगा माइनस का 1 माइनस का 2। यहाँ -1 क्यों लिया, क्योंकि किसी के मल्टीप्लाई में हमेशा 1 जरूर होगा, तो इसके मल्टीप्लाई में कौन है 1, माइनस से माइनस का 2 है तो 1/2।
फिर बात करते हैं C1/C2 की, यानी 2/4 यानी 1/2। मैंने देखा तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, बिकॉज A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, तो मैं बोल सकता हूं यह कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं। आइए अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन कि A1/A2 कितना है 2/4 यानी 1/2, B1/B2 कितना है -2 यानी 1/2। क्लियर है? फिर उसके बाद C1/C2 कितना है 2/5 यानी कि अब देखो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू नॉट C1/C2, तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं है। अब बात करते हैं इसकी A1/A2 यानी 4/3/2, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 यानी 2/3। फिर B1/B2 यानी 2/3, फिर C1/C2 यानी 8/12 यानी कि 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। तो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के, तो ये क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ, क्योंकि इसका आंसर हमें निकल कर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हम किस तरीके से निकालते हैं। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। जो भी तुम्हें फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन के पेयर दे रखे हैं उन्हें तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, और फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, मेनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल, और नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। तीनों में से ये कौन सा नेचर रखता है वो बताना है, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब देखो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं केवल 4 में से कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 3 आपके होमवर्क होंगे। तो एक काम करो, आप होमवर्क में लिख लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क हुआ, और फोर्थ जो है वो मैं कराऊंगा, यानी सेकंड का फोर्थ। अब सेकंड का फोर्थ क्या बोलता है? थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। ये 2 इक्वेशन हमें दे दी है। अब जो हम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे वही हमें इक्वेशन सेकंड से करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हम लेते हैं। देखो क्या कहता है इसके अंदर, जब भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करने की बात करते हैं हम, तो इसके अंदर ये कहता है कि एक वेरिएबल को आप एक साइड रखो और दूसरे वेरिएबल को इक्वल के उस साइड में ले जाओ। तो ये 2 वेरिएबल हैं, अब इसमें से तुम अपने पास किसको रखते हो और किसको ट्रांसफर करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप इस तरीके से उस वेरिएबल को भेजें या उस तरीके से सॉल्व करें कि आपकी कैलकुलेशन जो हो वो थोड़ी इजी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं y को मेरे इस साइड रखूँगा और 2 अपनी जगह, y अपनी जगह और 2 अपनी जगह। मैं ट्रांसफ़र किसका कर रहा हूँ, 3x का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो 3x अभी किसका है, प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान रहे जिसका ट्रांसफर कर रहे हैं उसका ही साइन चेंज होता है। आप लोग ये ना करें, क्योंकि बहुत जने ऐसी गलती करते हैं कि y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 कर देते हैं। अरे हमने इसका ट्रांसफर थोड़ी करा है, हमने तो इसका ट्रांसफर करा है, तो इसका साइन चेंज होगा, इसका क्यों चेंज करा।
तो आप लोगों को समझ में आया। अब उसके बाद एक वेरिएबल हमारे LHS में है और दूसरा वेरिएबल हमारा RHS में है। तो जो वैल्यू हमारे इधर हो हम उसकी वैल्यू मन से लिखेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू निकल कर आएगी। हम इसके अंदर कम से कम 3 वैल्यू रखेंगे। तो आइए, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या रखते हो। जैसे मैंने x इक्वल्स टू रखा पहले 0, अब मैंने जैसे ही x इक्वल्स टू 0 रखा तो देखो y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और ये x की जगह 2। तो ये 32 नहीं है, ये 3 इंटू 2 है। या सॉरी 0 रखा ना मैंने, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी y इक्वल्स टू 2 निकल कर आएगा। अब मैंने रखा x इक्वल्स टू 1, तो y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 2 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, माइनस का 3 और 2 में से -3 होगा तो माइनस का 1, क्योंकि ग्रेटर डिजिट किसकी है, माइनस की है। अब रखेंगे x इक्वल्स टू -1 या +2 रख लो, तो y कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारे को सही लगे। 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 और 2, तो 3 2 जा 6 और 6 2 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 4। ये हमने 3 वैल्यू निकाल ली। क्या क्या निकाली देखना, x की वैल्यू हमने मन से रखी 0 1 और 2, तो 0 रखने पर क्या मिला 2, 1 रखने पर क्या मिला -1, 2 रखने पर क्या मिला -4। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। चलो ग्राफ में इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। ये तो हमारा x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो देखो x बराबर 0 पर y बराबर 2, तो x पर तो 0 और y पर प्लस का 2, ये रहा। उसके बाद x पर 1 और y पर -1, यानी प्लस और माइनस, तो x पर 1 और ये माइनस। फिर उसके बाद x पर 2 और y पर -4, तो x पर 2 और y पर -4, वो ये रहा। देखो जब भी हम इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, यानी एक लीनियर यानी एक रेखिक समीकरण, सीधी लाइन हमें मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो समझ लेना कि तुमने यहाँ कोई ना कोई गलती कर दी है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप आगे तक ले जाओ। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, 2, 1, -1, 2, -4। ये किस लाइन से मिला, वो इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। किससे मिला हमें ये, 3x + y = 2 से, फ्रॉम 3x + y = 2। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, 2x - 3y, 2x - 3y, यानी फ्रॉम 2x - 3y = 5। क्या बताया था मैंने, एक वेरिएबल को अपने पास रखो, यानी इस साइड रखो और एक को उधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर आप अपने इजी कर सको या अपनी कैलकुलेशन इजी बना सको, इस तरीके से करो। मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस वाले को उधर पहुँचा रहा हूँ, यानी 2x = 5 + 3y। फिर ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके पूरे के काय में जाएगा, डिवाइड में, तो 5 + 3y/2। अब देखो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब वही वाली बात कि इस साइड जो होगा उसकी वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे, यानी y की वैल्यू हम हमारे मन से रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब मैं ही देखूंगा कि आंसर हमारा अपॉन में आ रहा है, तो इसका मतलब पॉइंटों में नहीं आ जाए। तो देखो मैं ऐसा करूंगा कि पूरा कंप्लीटली कट हो जाए। मैं इक्वेशन को यानी सॉल्यूशन को इजी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं वैल्यू कुछ ऐसी रखूंगा कि मेरी ग्राफ में प्लॉटिंग करते वक्त मेरे को दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या करा, y की जगह मैंने क्या रखा, सबसे पहले मैंने देखा कि 2 किससे डिवाइडेड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है। तो 5 में
2 का डिवाइड जाता नहीं अगर मैं 0 रखता हूँ तो। लेकिन जैसे मैं y की जगह 1 रखता हूँ तो 5 और 3 8, 8 में 2 का डिवाइड जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू 1 रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, y इक्वल्स टू 1। तो x की जगह x, 5 की जगह 5, प्लस की जगह प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, यानी 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। ये तो क्या हुआ हमारा 1। अब सेकेंड वैल्यू रखने के लिए आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि जो आपने फर्स्ट वैल्यू रखी है और उसके नीचे कितना है 2, यानी 2 का डिफरेंस लिए जाओ। अब आप जैसे अगर आपने ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 या -1 -2 -3, आपने भी क्या रखा 1। अगर आप प्लस की वैल्यू लेना चाहते हो तो किसकी क्या ले लो, 3 ले लो। अगर आप माइनस की वैल्यू लेना चाहते हो तो क्या ले लो, -1। क्योंकि देखो 2 का डिफरेंस चाहिए ना तो 1 और 1 2, 2 का डिफरेंस चाहिए ना तो 1 और 1 2, यानी 1 से हम इस साइड भी जा सकते हैं, उस साइड भी जा सकते हैं। तो मैं y इक्वल्स टू -1 ले रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2, यानी 5 माइनस 3 अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। अब एक और वैल्यू लेनी है तो मैं इस साइड और आ सकता हूं, यानी माइनस का 1 ले चुका हूं तो -2 -3। अब यानी अब मैं क्या ले सकता हूं, माइनस का 3 भी ले सकता हूं। तो ले वो माइनस का 3, x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -3 अपॉन 2, यानी 5 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब एक ब्रैकेट बना लो, ये x ये y। हमने आपके y की वैल्यू रखी है, क्या क्या रखी है, 1 -1 और माइनस का 3। तो हमें क्या मिला है 4 1 और ये माइनस का 2। आइए प्लॉट करते हैं, x पर 4 और y पर 1, x पर 4 और y पर 1, यानी 4, 1। उसके बाद 1 और -1, x पर 1 और y पर, ये इस साइड आ गया, 2 बार आ गया ना तो उसको डबल सर्कल कर दिया। x पर -2 और y पर -3, x पर -2 और y पर -3, इस तरीके से आया। अब इसको आप क्या कर लो, x पर तो है -2 और ये -3, तो ये जहां एक दूसरे को कट कर रहा है यही हमारा सॉल्यूशन है। यानी x इक्वल्स टू क्या हुआ 1 और y इक्वल्स टू क्या हुआ -1। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब इसके अंदर हमें 2 चीज़ बाकी रह गई है, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन और एक स्केल। स्केल यानी पैमाना, आप सभी को पैमाना लिखना आना चाहिए। तो मैं स्केल लिख रहा हूँ पहले। तो इंग्लिश मीडियम वालों को कैसे लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या समझ में आया तुम्हारे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप लोगों के समझ नहीं आया होगा क्या लिखा। देखो आप जब ग्राफ उठाओगे तो उसके अंदर एक सेंटीमीटर के ऊपर एक क्या होता है कि चौकोर चौकोर डब्बे होते हैं, डार्क लाइन होती है। तो मैंने हर एक चौकोर डब्बे के ऊपर 1 2 3, तो ये 1 सेंटीमीटर बोल के इस पे कितनी यूनिट ली 1। तो मैंने क्या लिखा ऑन एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। अगर मैं 5 लिख देता तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर। अब हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। बड़ा खाना यानी वो जो डार्क लाइन वाला होता है, ये आपका क्या हुआ पैमाना। देखो ग्राफ में पैमाने के नंबर हैं, आपको लिखकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके अंदर हमसे पूछा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हल की प्रकृति भी बताइए। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें। अब वैसे मुझे मालूम चल चुका है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आया है, लेकिन मैं ग्राफ से पहले पता लगा सकता था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि मैंने क्या करा, a1 अपॉन a2 निकाला। a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2। फिर मैंने b1 अपॉन b2 निकाला, कितना है 1 माइनस का 3। तो मैं कह सकता हूं कि a1 अपॉन a2
इक्वल्स टू नॉट b1/b2, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो मैं पहले पता कर सकता था कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका होमवर्क करके लाना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकली मेथड। वही ग्राफिकली मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा, लेकिन कुछ तो अलग होगा। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंटिंग बाय देम कट y एक्सिस, और उसके कोऑर्डिनेट को लिखिए जहां पर लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करती हुई रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए मैं बताता हूं आप लोगों को क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आपको होमवर्क करना है, और सेकंड में करा रहा हूं आपको, 3 का सेकंड में करा रहा हूं, फर्स्ट आपको होमवर्क करना है। यानी 3x + 2y = 12, 5x - 2y = 4। देखो अगर मैं अब इसने नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो पूछा नहीं, यानी हम a1/a2 निकालना भी चाहो तो भी सही है, नहीं निकालो तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, फ्रॉम 3x + 2y = 12। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक वेरिएबल को अपने साइड रखो और दूसरे वेरिएबल को आप वहाँ पहुँचा दो। आप किसी को भी पहुँचाओ, बस आपकी कैलकुलेशन इजी रहनी चाहिए। यानी 3x = 12 मैंने इसको पहुँचाया तो माइनस का 2y, 3 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, 12 - 2y/3। अब हम मन से वैल्यू किसकी रखेंगे, y की, और निकल के किसकी आएगी, x की। तो x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है, सॉरी। तो y कुछ भी रखो आप, और ऐसा रखो कि आपका ही पूरा कट हो जाए एक तरीके से। ये 3 वैल्यू रखनी है। अब 3 वैल्यू रखने का पता हम कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि पूरा डिवाइड चल जाए। मुझे मालूम है 12 में 3 का डिवाइड पूरा जाता है, यानी 3 4 = 12, यानी अगर ये 0 हो जाए तो मज़ा आ जाए। और ये 0 कब होगा, जब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी y = 0। तो 12/3 यानी कि 4। अब इसके बाद बताया था कि सेकंड वैल्यू रखने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पहली 0 रखी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का डिफरेंस लेंगे। तो 1 2 3, यानी हम सेकंड वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3, और माइनस की 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 लिखी, तो 3 2 = 6, यानी 12 - 6 = 6/3 = 12। फिर उसके बाद मैंने बात करी y = 6, यानी 12 3 6 2 = 12, 12 में से 12 माइनस हुआ 0, 0 में 3 का डिवाइड करा तो 0, यानी हमारी टेबल क्या बनकर आई, x y, यानी y की वैल्यू रखी 0 3 6, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 4 2 और 0। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 5x - 2y = 4। तो ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 4 + 2y, x = 4 + 2y/5। 5 इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में। अब इसके अंदर भी वही, हम वैल्यू किसकी रखेंगे, y की, और हमें निकल के किसकी वैल्यू आएगी, x की। हम इधर 3 वैल्यू रखेंगे, अब वो कौन कौन सी रखेंगे वो देखेंगे, आ जाओ। मैंने देखा कि अगर 5 की टेबल में 5 आता है और 10 आता है, तो
हम क्या करेंगे, यहाँ क्या रखते हैं, मैंने यहाँ 3 रखा, क्या रखा मैंने 3, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, तो 10 में 5 का डिवाइड आराम से जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ 3 रखा है तो मैं इसके बाद 5 5 का डिफरेंस ले सकता हूँ, मैंने 5 का डिफरेंस लिया तो मैं इस साइड भी जा सकता हूँ, जैसे ये 3 है 1 2 3 -1 -2, तो देखो 3 लिया है तो 1 2 3 4 5, यानी मैं माइनस का 2 भी ले सकता हूँ। और जब मैंने माइनस का 2 लिया तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो 0/5 = 0। मैं और ले सकता हूँ, इस साइड भी ले सकता हूँ, 8 भी ले सकता हूँ, तो 8 लो। जैसे ही तुमने 8 लिया तो 8 2 जा 16 + 4 = 20/5 = 4, यानी हमारा ये कॉलम क्या बनेगा एक तरीके से कि अगर मैंने x y की वैल्यू मन से रखी 3 -2 और 8, 3 -2 और 8, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 0 और 4, ठीक है। ये दोनों ही हमने बना लिए हैं, मैं एक बार इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मैं रफ करूँगा इसको। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लें। आइए अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज को। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब बात करते हैं हम पहले स्केल की, हम स्केल लिख लेते हैं। स्केल मैंने क्या करा, 1 सेंटी ऑन x एक्सिस पर क्या लिख रहा है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस पे क्या करा है मैंने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये मैंने क्या लिख ली, स्केल लिख ली। तो आइए अब लिख करते हैं, x पर 4 और y पर 0, तो वो यहाँ आएगा, x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, x पर 0 y पर 6, x पर 0 y पर 6। क्या लीनियर लाइन मिली है? आप स्केल से बनाओगे जब, आपको बिल्कुल ग्राफ में बनाओगे जब एकदम सीधी लाइन मिलेगी। इसके कोऑर्डिनेट लिख लो 4, 0 2, 3 0, 6, और किस लाइन से बना है वो भी लिख लेना, जो इक्वेशन दी हुई हो हमें कि 3x + 2y = 12। अब सेम इसी तरीके से इस वाले को बनाते हैं, x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3, ये रहा। फिर उसके बाद x पर 0 y पर -2, x पर 0 और y पर -2, ये रहा। और x पर 4 और y पर 8, तो y पर x पर 4 और y पर 8 कहाँ है, ये रहा। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल मिला लें। स्केल जब आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका एकदम सही सेट होगा ये। उसके बाद क्या है, ये इसके कोऑर्डिनेट लिख लो कि x पर 2 और y पर -3, ये रहा। x पर 0 और y पर -2, x पर 0 और y पर -2, ये रहा। उसके बाद x पर 4 और y पर 8, ये रहा। तो ये हमने अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो x बराबर तो 2, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। अब बात इसने पूछा है कि x एक्सिस को जो कट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट लिखो y एक्सिस को, तो एक तो y एक्सिस को ये कट कर रहा है और एक y एक्सिस को ये कट कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,6 और 0,-2। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसका फर्स्ट आपको होमवर्क में करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सेम ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है।
बस जैसे अब देखो ये भी आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से। बस इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि एक ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट लिखने। जैसे इसके अंदर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसके वर्टिसेस के तुम्हें क्या लिखने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो 0,6, 0,-2 और एक 2,3 इस तरीके से उसके अंदर। जैसे हमने इसके अंदर ये दो कोऑर्डिनेट लिखे जो y एक्सिस को कट कर रहा है, उसमें 3 कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे जो कि ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट है। बस ये हमारी एक्सरसाइज 4.1